नमस्कार। आज हमने विषय लिया है वो चर्म रोग। चर्म रोग के ऊपर हमें ये जानेंगे कि कारण क्या है, क्यों वो होती हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं, उनका निवारण क्या है। तो इसी चीज पे हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमें रोग क्यों होते हैं, अगर वो कारण दूर कर दिए जाएं तो स्वतः ही रोग चला जाता है। जिनको हम चर्म रोग है, जैसे हम समझते हैं कि चर्म रोग क्यों होते हैं। सीधी सी बात है, हर एक रोग रहने सहने की कोई ना कोई हम प्रकृति के अगेंस्ट गलती करते हैं तो हमें वो रोग पैदा होने लगते हैं। तो कारण है रहन सहन, हमारा शहरों का रहन सहन। आजकल के बंद बंद घर, अजीब अजीब से घर हो गए हैं, बंद बंद से घर हो गए हैं। धूप की उनमें कमी होती है, आती नहीं, एक आधी खिड़की हो गई तो हो गई। कुछ घर का आर्किटेक्चर ऐसा हो गया, चारों तरफ से बंद बनाओ, एसी पे डिपेंड करो। तो नेचुरल तरीके से तो हम रहना ही बंद कर दिए। हवा की कमी, जो एसी से मिल जाएगी, पंखों से, कृत्रिम तरीकों से हवा मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। खिड़कियां का आजकल भी जो बिल्कुल लेटेस्ट मकान बन रहे हैं उनमें तो खिड़कियां ही नहीं है। बिल्कुल शीशे लगे होते हैं और आर पार दिख रहा होता है, उसके ऊपर पर्दे डाल दो, वो धूप भी। और धूप जो शीशों के पीछे से आती है, कांच के पीछे से आती है, वो विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं बनाती। ये पक्की बात है। वो विटामिन डी नहीं बनाती, वो केवल आपको हीट देती है। उसमें जो आपका स्किन, धूप से जब आप धूप में तेल मालिश करके लेटते हैं थोड़ी देर, तो तेल की उपस्थिति में जो धूप लगती है और उससे विटामिन डी बनता है। अब होता क्या है कि जब आपको धूप लगती है और वो कांच के पीछे से लगती है, घर ऐसे ही हो गए, तो उसमें केवल हीट तो आ रही है। आपको जाड़ों में बड़ा सुख महसूस होता है, आप तेल लगा के उस धूप में पड़े रहते हैं और बड़ा सुखी अनुभव करते हैं कि मैंने धूप स्नान कर लिया। या नीचे कार खड़ी है पार्किंग में, आप कार के अंदर जाके बैठ गए, गरम गरम है, जाड़ों में गुनगुनाहट लगती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप ये पक्का मानो कि उसका फायदा आपको विटामिन डी के लिहाज से नहीं होता। तो धूप की कमी, हवा की कमी, हमारे पहनने ओढ़ने का कपड़े, नायलॉन के कपड़े, कृत्रिम तरीके के कपड़े, सूती कपड़े ना हो, हवादार ना हो, कि उनमें थोड़ी सी हवा लग रही हो, हमें थोड़ी हवा मिले कपड़ों को, कपड़ों में झीने झीने कपड़े हों, थोड़ा ताजा हवा भी बॉडी को लगे। वो सारे हमने, हमारी स्किन भी सांस लेती है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, तो आप ये पक्का जानिए कि स्किन भी जो हमें महसूस नहीं होती, जैसे पसीना निकलता है उसी के साथ हवा भी निकल रही होती है और जा रही होती है। अगर आप देखेंगे कि आप प्लास्टिक पन्नी बांध दीजिए हाथ में, हाथ पे आपने पन्नी बांध दी और उसके बाद आप देखेंगे कि वहां पे अजीब सी सफेद हो गई स्किन, घुट गई, यानी उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, ताजी ताजी हवा नहीं मिलने से ऑक्सीजन, वो स्किन वहां से खराब होने लगती है। तो ये इसकी वजह ये भी है। तो हमें ताजी हवा लगती रहनी चाहिए, वो नहीं, हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती। सेकेंडरी एक और कारण है कि कुछ अनचाही जगहों पे, जैसे यहाँ यहाँ कोहनी पे, ऐसी जगहों पर मैलों की परत जम जम के बहुत मोटा सा एक मैल जमा हो जाता है, जो हम उसको स्किन का पार्ट समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि इस, कई लोगों के यहाँ पे कान के पीछे, इस जगह यहाँ पे परमानेंट ऐसा मैल जमा रहता है जिसको वो कभी साफ नहीं करते। तो दूसरा, कृत्रिम चीजों का हमारी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करना, जैसे कि साबुन, शैम्पूज, ये सब केमिकल हैं। हम अगर आपसे कहेंगे कि आप मिट्टी से नहाओ, तो आप सीधे कहेंगे अच्छा मुल्तानी मिट्टी ले आऊं। कोई भी मिट्टी हो, मुल्तानी हो या ऑर्डिनरी मिट्टी हो, वो समान रूप से गुणकारी है। उसकी खरोंचे ना लगे, अगर छनी हुई ठीक से, उसमें रोड़ी वोड़ी नहीं है, तो आपके लिए वो समान रूप से गुणकारी मिट्टी है। चाहे वो मुल्तानी हो, मुल्तानी में थोड़े ज्यादा गुण हो सकते हैं दो, लेकिन वो बहुत कीमती है, मिलती नहीं कभी। और ऑर्डिनरी मिट्टी, अगर आप एक बार दो तीन बोरे ले आए कहीं से अच्छी, जहाँ नींव की खुदाई हो रही हो या बेसमेंट खुद रहा हो वहां से, और फिर अब वो गमलों में रिसाइकिल होती रहे। आपने यूज की, कटी स्नान, आपने पेड़ों पे मिट्टी रखी, आपने किसी पार्ट पे मिट्टी रखी, उनको गमलों में डाल दीजिए, उनमें पौधे, और रिसाइकिल 6 महीने में मिट्टी फिर से तैयार हो जाती है। तो आप 6 महीने में गमले भी बदलते रहते हैं,
तो अपने लिए कुछ मिट्टी फालतू रखिए कि वो मिट्टी आपके काम आती रहे, और जो मिट्टी काम आपके आ चुकी है उसको आप दोबारा गमलों में डाल दीजिए, पौधों में, उसमें दोबारा पौधे लगा दीजिए। तो वो मिट्टी सर्कुलेशन में बनी रहेगी, थोड़ी कम होती जाएगी, फिर कभी मौका मिले लाके उसकी पूर्ति, क्योंकि धुलने में बह जाएगी, काम करने में बह जाएगी, थोड़ी सी मिट्टी बह भी जाती है, तो थोड़ी सी उसकी पूर्ति करते रहिए। तो आप ये देखिए स्किन पर, तो इस तरह से जो अनविजिबल मैल जमा हो जाता है वो, अब यहाँ पे मिट्टी लगा के ऐसे करके और फिर हाथ धोइए तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ। तो स्किन के कार्य क्या क्या होते हैं, इन हमारे ऊपर स्किन भगवान ने दी है, तो इन्फेक्शन जो होते हैं बाहर के जीवाणु होते हैं उनको डायरेक्ट हमारे टिश्यूज में लगने से रोकना। पसीना आता है, उससे हमारा तापमान शरीर का बराबर रखने के लिए इसका यूज होता है। एक इसका उसका यूज रहता है, तो रोशनी आ रही है यहाँ पे है। अब उसका जो है इस हमारी स्किन इस तरह से काम करती है। अगर हमारी स्किन स्वस्थ नहीं होगी और वो अपना काम पूरा नहीं करेगी तो हमारा टेम्परेचर कभी हाई जाएगा, कभी लो होगा। जाड़ों में हमें परेशानी होगी, गर्मियों में हमें परेशानी होगी, और स्वभावतः हम बीमार हो जाएंगे, कोई ना कोई बीमारी हमारे पल्ले पड़ जाएगी। तो आपको देखना यह है कि हमारी स्किन सही रहे। स्किन के कार्यों में हो गया इन्फेक्शन से बचाव, तापमान, खून की शुद्धि। खून की शुद्धि एक अलग चीज है कि जब हमारा हृदय काम कर रहा होता है, खून लगातार, तो वो स्किन में भी होके जाता रहता है। तो खून की शुद्धि भी, जब पसीने निकलते हैं, गैसेस निकलती रहती हैं, जो हमारे कुपित गैस पैदा होती है वो हमारे स्किन में आती है। हमारा शरीर गैस को भी छोड़ रहा होता है, हमें नहीं पता लगता। केवल गैस पास करना जरूरी नहीं है कि हम नीचे से ही गैस पास करें, हमारी स्किन भी गैस पास करती रहती है जी। किसी किसी के पास से आपको बहुत अच्छी महक आती है, किसी के पास से हमेशा एक अजीब सी स्मेल आती रहती है। वो स्किन उसकी सांस ले रही होती है और गैस पास कर रही होती है। अगर आपका पेट साफ होगा, आपका खून साफ होगा, आपका मन साफ होगा, तो आप एक तरह की आभा और एक तरह की खुशबू छोड़ेंगे जो औरों को अच्छी लगेगी। तो ये स्वस्थ स्किन की आपकी निशानियां हैं। तो आपको इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे, इन्फेक्शन से बचाव रहेगा, तापमान की वजह से बीमार नहीं होगे, खून की शुद्धि होने से आपके चेहरे पे एक आभा रहेगी हमेशा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप काले हैं गोरे हैं वो तो भगवान की देन है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन बहुत से काले लोग भी बड़े आकर्षक होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ऊपर से चिकना चुपड़ा आपको कितनी देर लगा लोगे, क्रीम पाउडर से आप चेहरे पे लगा लेंगे, आपका इंटरनल आपका मन तो जानता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, या मेरी स्किन कितनी मुलायम है या कितनी सुंदर है। तो स्किन को साफ रखना, ठीक रखना, ये आपका कार्य है। अब मुख्य बीमारियां, अगर हम स्किन को ठीक नहीं रखते तो मुख्य बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ये देखने वाली बात है। बीमारी तो एक तो ये है कि कभी अकेले नहीं आती बीमारी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आपको कोई बीमारी आती है तो आप ये पक्का मानिए कि वो एक लक्षण मात्र है। अगर स्किन में भी आपकी बीमारी आई है, स्किन एलर्जी आपकी हुई है, तो आप ये नहीं मान लो कि केवल ये स्किन का ट्रीटमेंट करके आपका काम चल जाएगा। ये ऐसी जड़ीली बीमारी है, 10-10, 15-15, 30-30 साल भी जाती नहीं। और कई बार तो लोग ये कहते हैं कि एक बार ये एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब चीजें आपको हो गई, अब आपके साथ ही जाएंगी, ये ठीक नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा अनुभव है। और कम से कम मैंने बहुत लोगों का इलाज किया है स्किन का, जिन्होंने पेशेंस रखा और जिन्होंने सुनी और वो लगे रहे, करते रहे, उनकी ये स्किन डिसीज ठीक हो गई। लगे 2 साल से लेके 5 साल, 6 साल भी लगते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाती है। और 2 साल और 5 साल में आप घबराएं ना कि ठीक, और एलर्जी और होम्योपैथी और कभी आयुर्वेदिक और कभी एलोपैथी ट्राई करते रहेंगे, वो कभी भी ठीक नहीं होगी। वही कहावत काम आएगी कि आपकी साथ ही जाएगी ये बीमारी, वाकई साथ जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ टाइम में ये बीमारी ठीक हो, तो आप मेरे कहे पे चलो 2 साल से लेके 5 साल, और इसमें भी ग्रेजुअली इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो अगर इंटेंसिटी कम हो रही है
तो आप ये सोचिए कि आपको सहन करने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं फिर बीमारी को। जब आज उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे उसका स्तर गिर रहा है, तो आप उसको आसानी से सहन कर लेंगे, फिर आपको क्या दिक्कत है। तो लेकिन ग्रेजुअली ठीक होते जाएंगे तो बीमारी ठीक होगी। अब इसमें ये इल्जाम मत लगाइएगा कि अरे प्राकृतिक चिकित्सा कौन करे, ये तो बहुत लंबा इलाज है। यही इलाज है, जितना समय लगता है वो जेन्युइन समय है, आप उससे मत चिंता करिए। तो क्या-क्या है मुख्य बीमारियों में जिसको हम नामकरण करते हैं? बीमारियों का नामकरण करना भूल जाइए, बीमारी बारात लेके आती है, पूरी बारात लेके। जब एक बीमारी आपको है तो समझ लीजिए बीमारियों की बारात आपके अंदर है। जैसे सगाई होती है ना, तो ये भी ला, वो भी ला, इसके साथ ये भी रख, इसके साथ वो भी दे, इतनी मिठाई भी दे, ये जैसे इस तरह की सगन्स होते हैं 100 तरह के। समझ लो कि ये बीमारियां भी हमारे बॉडी में ऐसी ही होती हैं, कभी बीमारी इकलौती नहीं होती। जिसको बीमारियां होनी शुरू होती हैं, अरे बेटा मैं क्या करूं, मुझे अभी तक तो डायबिटीज निकली, अब डॉक्टर ने ये भी कह दिया। तीसरे दिन बड़े रो रो के और सबको बताएंगे, देख डॉक्टर ने ये भी बता दिया। बड़े खुश होके बताएंगे कि यार देख डॉक्टर ने अब ये बीमारी और बता दी। और एक आदमी को पूछना शुरू करोगे तो वो एक बीमारी का नाम, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, 10 बीमारियों का नामकरण करके आपको बता देगा कि मेरे ये बीमारियां हैं। हकीकत में बीमारी एक, शरीर एक, तो बीमारी एक ही होती है। ये बहुत गहरी बात है। जब आप इस लाइन में आ जाएंगे और जब आप ये करेंगे तब आप मेरी बात की गहराई समझेंगे। अभी हम आपको इसलिए ये बातें नहीं बोलते कि आप ये समझ के कि ये तो बेकार की बातें करते हैं और आप ये शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन जब आप एक बार ये शुरू करेंगे और एक बार आप इसके बेनिफिट्स देखेंगे कि कैसे आप ठीक हो रहे हैं और आपको एक सुख की अनुभूति अंदर से हो रही है, तब आप ये बीमारियों की बारात को छोड़ देंगे और आप इस बात का मर्म समझ जाएंगे कि बीमारी एक होती है, शरीर एक है। अब रहा कि चलो हम उस बात पे आते हैं जो दुनियावी बातें हैं, कि अब हम, कोई मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे तो स्किन, अब हम स्किन को केंद्र में रख के उसका इलाज शुरू करते हैं। सपोज कि हम ये मान लेते हैं कि चलो उसको स्किन डिसीज है, तो स्किन ठीक करने के लिए सारे इलाज वही होते हैं जो मैं पास्ट में आपको बता चुका हूँ। मेरा एक एक एपिसोड एक बार नहीं, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, शेयर भी कीजिए आगे, हमारा उत्साह बढ़ता है। हमारा, अगर आप हमें सम्मान देते हैं तो आप जरूर शेयर करेंगे, लाइक करिए, हमारे से उसमें क्वेश्चंस पूछिए, तो अच्छा लगता है कि आप, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं उसको और स्टडी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा भी मन करता है कि कुछ बताया जाए। तो चिकित्सा में जल स्नान, मिट्टी और भोजन, इन 3 चीजों से प्राइमरीली इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। वैसे तो आपको आदतें पड़ जाएंगी, आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। जब आप अगर हमारी चिकित्सा पे चले तो भूल जाएंगे धीरे धीरे बीमारियां होती क्या है। और कि कोई आके कहेगा मुझे स्किन डिसीज है तो आपको अंदर से हंसी आएगी। और लेकिन अगर अतकचरा ज्ञान कम होता है, नुकसान करता है। अगर कभी भी आपको कुछ इलाज शुरू करना हो, क्योंकि यहाँ पर जो हम आपको बताते हैं वो थोड़ी ऊपरी ऊपरी बातें बताते हैं कि आपको इसकी महत्व का पता लगे, इसके प्राकृतिक चिकित्सा का और इस इलाज का, मुफ्त के इलाज का जो हमारा वे है। ये मेरा अनुभव है जो मेरे ख्याल से 1988 से मुझे एक्सपीरियंस है और मैंने कोर्स भी किया था बीच में प्राकृतिक चिकित्सा का। तो ये इतना लंबा एक्सपीरियंस अपने को हो चुका और मैं इस बीच में बहुत से लोगों का इलाज भी कर चुका। तो चिकित्सा विधि में हमने, अगर हम स्किन को केंद्र मान के चलते हैं, और तो जल चिकित्सा में मिट्टी का सेवन और भोजन का सुधार, ये 3 प्राइम चीजें आती हैं। तो अब रहा भोजन का सुधार, वो हमने 2-3 लेक्चर पहले भी आपको दिए हुए हैं, आप एक बार उनको दोबारा से निकाल के, क्योंकि एक ही लेक्चर ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा और उतना लंबा कोई देख नहीं पाता। इसलिए मैं कोशिश ही करता हूँ कि 15-20 मिनट में हमारा खत्म हो जाए। अदरवाइज अगर मैं पूरा लेक्चर दूं और करना शुरू कर दूं तो ये 1 घंटे से भी ऊपर खिंच जाएगा। अगर स्किन डिसीज के तो एक नहीं कई एपिसोड बनेंगे,
ये एक इतनी जड़ीली बीमारी होती है और अंदर ये हमारे शरीर में तब निकलनी शुरू होती है जब ये अंदर बहुत गहरी जड़ें इसकी होती हैं। और जैसे एक बीज रूप में बरगद छुपा होता है, बरगद एक बीज में छुपा होता है, ये बीमारी हमारे शरीर में ऐसे छुपी होती है। जब हम इसको ठीक करते हैं, ये फर्मेंटेट हो के बाहर निकलती है। लेकिन आपको बार-बार ये बीमारी आएगी। आप डर जाएँगे कि नहीं, मैं इलाज ठीक नहीं कर रहा। लेकिन आपको जब संबल मिलेगा मेरी बात पे, आप ये एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, जब भी अगली बार बीमारी आएगी तो उसकी इंटेंसिटी पहले से कम होगी। लेकिन ये मानिए कि आपने 100 बरगद के पेड़ अपने शरीर के अंदर छुपा रखे हैं, यानी कि बीमारियाँ, इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ शरीर ने, आपके प्रकृति ने आपको बचाने के लिए बीज रूप में छोटी-छोटी बीज बना के आपके अंदर डाल रखे हैं, आपको बचाने के लिए। जब ये बीज का भंडार भी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपसे सहन नहीं होगा, तब राम नाम सत। तो उससे पहले जितना हम लाइफ लिखा के लाए हैं या जो हमें जीना चाहिए, 100 साल, 300 साल, 200 साल, जो हमें जीना चाहिए, वो हम ठीक से जिएँ, उसका ये इलाज है। और उस अब आप उस एक-एक बीज को बोइए, उसकी कोपल फूटेगी, उसमें से पेड़-पौधे निकलेंगे और उस पेड़ को हम खुरपी से खोद के निकाल के और उसको दूर फेंक देंगे। समझ गए मेरा कहने का आशय? कि हम बीमारी को, आपकी एक-एक बीमारी को आपकी बॉडी से ऐसे निकालेंगे कि वो जो बीज रूप में पड़ी हुई है, तो ये इसको कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में उभार आना। जब आप चिकित्सा करेंगे, तो आपको एक बार लगेगा कि अरे मैं तो ठीक हो रहा हूँ। फिर आप 3 दिन बाद देखेंगे, ये तो दोबारा बीमार हो गया। वो दोबारा बीमार नहीं हो गए, आप ठीक ही नहीं हुए थे अभी। आपको वहम हुआ था क्योंकि कुछ समय के लिए वो लक्षण आने बंद हो गए। हमने चिकित्सा की ऊपर से, वो लक्षण दब गए, आपकी स्किन पूरी आ गई, नई स्किन आ गई, आहा! मैं तो खुश, अरे यार जैन साहब ने तो कमाल कर दिया यार, 5 दिन के अंदर तो मैं ठीक हो गया। और ये क्या, 10वें दिन फिर वही बीमारी आ गई। तो यार जैन साहब ये क्या हो गया? मैं फिर कहूँगा, फिर 4 दिन में ठीक हो जाएँगे, फिर वो बीमारी फूटेगी, लेकिन हर बार इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। तो जल स्नान, आप नहाते हैं डेली, इसमें नहाने के तरीके हैं। पानी में कुछ फूल, फूल पत्ते, अपना फूल वगैरह मिला लीजिए और जई की डंठल हैं, नीम के पत्ते हैं, पारिजात के पत्ते हैं, अपने पानी में, अगर आपको बहुत ज़्यादा बीमारी है, फूल हैं, पारिजात का फूल है, अ, एक होता है सर्पगंधा, उसका लाल-लाल फूल होता है छोटा, पार्कों में खूब लगा होता है। जब तक पहचान नहीं है, हमें लगता नहीं कि हम रोज़ जब पार्क में घूमने जाते हैं, उसके पास से घूम के चक्कर काट के निकल आते हैं, हमें ये नहीं पता होता ये सर्पगंधा है। सर्पगंधा के पत्ते, फूल, उससे पानी, उसको पीस-वीस के थोड़ा-सा पानी में मिक्स कर लीजिए, शुरू में उस पानी से नहा लीजिए। तो वो एक ऊपर से इन्फेक्शन वगैरह जो नीम का है, वो आपको पानी मिल जाएगा, तो जो थोड़ा आराम होना है, आपको भी लगेगा मैंने कुछ किया चिकित्सा। हालाँकि मुझे मालूम है उसका 1% फ़र्क होता है, लेकिन तात्कालिक फ़र्क तो मिलता है और आपको अंदर से एक संबल होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको बताया कि जल स्नान करते समय मिट्टी का सेवन, पेड़ों पे मिट्टी की पट्टी रखना, ये और जल स्नान में सबसे बड़ी बात होती है जी, एक जल चिकित्सा में एनिमा। स्किन डिसीज़ में देर-सबेर एनिमा लेना ही पड़ता है और बहुत से लोगों को ये वहम होता है, उनसे कितना ही कह दो कि आपको कब्ज़ होगा, वो नहीं मानते, नहीं जी हमें कब्ज़ नहीं है। क्योंकि अगर वो 1 या 2 या 3 बार सुबह हाजत जाते हैं, उनको जानी पड़ती है, तो वो डिक्लेयर कर देते हैं मुझे कब्ज़ नहीं है। कब्ज़, क्योंकि वो आदमी समझता है जब तक हार्ड ना हो, ज़ोर लगा के ना करना पड़े, वो कब्ज़ नहीं है। कब्ज़ वो भी है जब आपकी आंतें एक बार में अपने को पूरा साफ नहीं कर पाती, तो वो कब्ज़ की श्रेणी में आता है। अगर ऐसा है, तो अंदर मल कुपित हो रहा होता है और गैसेज़ पैदा कर रहा होता है। वो कुपित गैसेज़ आपके स्किन में, ब्लड में से होके स्किन में जाती हैं और वहाँ पे एलर्जी पैदा करती हैं। एलर्जी क्या है? शरीर से विष को निकालने की प्रक्रिया। एक्जिमा है, सोरायसिस है, वो लिवर से होके निकलता है सोरायसिस, जरा वो और जड़ गहरी होती है। और जनरली ऐसी गाँठों पे होता है वो, जहाँ पे ये गाँठें जो होती हैं ना, ऐसी जगहों पे सोरायसिस ज़्यादा होता है। तो हड्डी से निकलता है वो अंदर गहराई से, सब ठीक हो जाएगा। सोरायसिस हो, एक्जिमा हो, जो कि कहते हैं कि अब तो ये साथ जाएगा और इसकी
पित्त वगैरह तो बहुत साधारण चीज है, पित्त उछलता है, ये होता है, गर्मियों में होता है, ये तो बहुत साधारण चीज है। ये तो आप शुरू करेंगे चिकित्सा, भूल जाएंगे कि ये नाम की बीमारियां भी कभी होती हैं। मुझे तो याद ही नहीं आते अब नाम, भूल गए हम। पहले तो बड़ा स्टडी दिया, अब तो भूल गए। और जो मेरी चिकित्सा जिन्होंने की, मेरे से एडवाइस ली, तो उन वो सब भूल गए और वो वैल्यू नहीं समझते चिकित्सा की। वो ये कहते हैं यार ये तो ठीक है, हो गया ठीक, क्योंकि वो दवाइयां, वो लाखों रुपए की खर्चे, वो सब नहीं होते। तो आदमी को लगता है सहज रूप में ठीक हो गया, मुझे तो बीमारी है ही नहीं, या कुदरती ठीक हो गया मैं। बहुत ज्यादा वो ये कहते हैं कुदरती, वो कुदरती प्राकृतिक चिकित्सा वही तो है, भगवान ने ठीक कर दिया जो भी है। चलो अच्छी बात है, ठीक होने से मतलब है। मिट्टी के सेवन के लिए आप करीब करीब 8 इंच चौड़ी पट्टी, 8 इंच, 8 इंच चौड़ी पट्टी, करीब आधा से पौन इंच मोटी, और 8 इंच वो लंबाई हो, लंबाई हो करीब नाभि से इधर 8 8 16, यानी 1 सवा फुट के करीब वो लंबाई, एक आयताकार पीस बना लीजिए। डी शेप हो, कोई दिक्कत नहीं है, आटे की तरह, ढीला आटे की तरह उसको आप तैयार कर लीजिए, गूंद लीजिए। कोशिश करें कि उसमें हाथ ना लगे, और बहुत झीना कपड़ा, कोई कॉटन का बहुत सस्ते वाला कपड़ा जो कि छिद्दा हो, उस पे रख के आप अपने पेट पे रख लीजिए। तो पेट पे जब ऐसे करके रखेंगे, पेट पे ऐसे ऐसे करके पेट पे रखेंगे, नाभि से नीचे और पेड़ू से ऊपर ऐसे करके रखेंगे आप, तो ये आधा घंटा इसको रखिएगा। बीच में उलट भी सकते हैं। कोशिश कीजिए कपड़ा भी आपके शरीर के बीच में ना हो, आप डायरेक्ट कपड़े को ऊपर कर लीजिए मतलब रखते समय, ताकि वो संभला रहे। सूती कपड़े से उसको फाइबर मिल जाता है, तो वो मिट्टी जमी रहती है। ये हमारा पर्पज है। तो आप उसको जब पेट पे रखते समय ऐसे करके उलट लीजिए, जैसे यूं करके लाए और पेट पे रखना, आपको यूं करके उलट लीजिए। ठंडा ठंडा ही हो, ठंडा ही होता है वैसे तो, बहुत मतलब, और पेट पे रख के, और अपना सुकून से, जब आपको पेट के अंदर ठंडक पहुंचेगी, आंतों के अंदर ठंडक पहुंचेगी, आंतों का जो मैल होगा, जो आंतों के ऊपर जमा हुआ अंदर की लेयर्स में जो मैल जमा होगा, जो आंतों की एफिशिएंसी कम कर रहा है, वो वहां से उखड़ना शुरू होगा। वो वहां से उखड़ेगा और मेन स्ट्रीम में मिल जाएगा, जो आपके स्टूल से पास हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका, लेकिन ये काम एक दिन में नहीं होता। जितनी दिन में जमा, थोड़ा 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 करके ये निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे ये प्रोसेस करता है। लेकिन बड़ा सो उस मिट्टी को आप पलट भी सकते हैं, और अगर ज्यादा ये, इसको 1 घंटा भी लगा सकते हैं, मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 1 घंटा समझ लो। और इस बीच में आप कहेंगे कि मैं आधा घंटा पड़ा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा, रेडियो सुनिए, गाने सुनिए, संगीत सुनिए, प्रसन्न रहिए, न्यूज सुन लीजिए उस पे, या अखबार पढ़ लीजिए, लेटे लेटे, लेटे लेटे अखबार पढ़ लीजिए। आप समय का उपयोग पूरा कर सकते हैं। नहीं तो अपने बगल में ट्रांजिस्टर रख लीजिए, उसमें न्यूज सुनते रहिए, मोदी जी के भाषण सुनते रहिए, हमारे अच्छे भविष्य की कल्पनाएं सुनते रहिए, खुश रहिए। और है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा देश क्या कर रहा है, आप सुनते रहो उसको। और इस तरह से आपका आधा घंटा 1 घंटा आराम से निकल जाएगा। और जब खुश रहेंगे तो चिकित्सा भी अच्छी होगी, प्रकृति भी अपना काम अच्छी तरीके से करेगी। गाने सुनेंगे प्यारे प्यारे, कभी बचपन में सुने होंगे, या जो गाने आपको अच्छे लगते हैं, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आधा घंटा आपका बीत जाएगा। तो ये मिट्टी सेवन करते समय, जल स्नान आपको बताया कि जल में एनिमा लेना ये बहुत जरूरी है। एनिमा का मैं सेपरेट रखूंगा, या फिर आप कहीं से इसको सीख लीजिएगा, या मैं एक सेपरेट एपिसोड बना दूंगा एनिमा का, क्योंकि एनिमा का पूरा एपिसोड रहेगा। अच्छा, इसके अलावा भोजन का ज्यादा से ज्यादा सलाद खाइए। हमेशा खाने के पहले आप सलाद खाइए। खाना खाने से मेन, खाना खाने जब आप बैठ रहे हैं उसके पहले आप सलाद मंगा लीजिए। खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, शलजम, पत्ता गोभी उसमें हो, या सलाद के पत्ते हों। और ज्यादा खर्चा कर सकते हैं तो महंगी चीज ले आओ, सबकी वैल्यू एक है वैसे तो, लेकिन चलो आप ले आओ। तो इस तरह से सलाद प्लेट में रख के उसको प्रेम पूर्वक भगवान का आशीर्वाद समझ के खाइए। प्रेम पूर्वक खाइए। खाना जो भी खाएं, कम खाएं ज्यादा खाएं,
उसको एक एक टुकड़ा चबा चबा के कि वो मुंह में पूरा चबे और स्वतः ही वो अंदर चला जाए धीरे धीरे। उसमें नमक मत डालिए, उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं अगर केवल आप सलाद खा रहे हैं। अगर आपको उसके साथ खाना भी फॉलो करना है तो नींबू डालने की, निचोड़ने की भूल मत करिएगा। नींबू मत निचोड़िएगा फिर, अगर खाना भी आपको फॉलो करना है। केवल सलाद खा के उठना है तो आप नींबू निचोड़ सकते हैं, नमक मत डालिए। भगवान ने हर एक चीज को पूर्ण बनाया है, उसमें हमें एडिटिव डालने की, नींबू है, नमक है, जरूरत ही नहीं है। तो आप खीरा है, हालांकि स्वाद तो बढ़ जाता है, प्याज है, प्याज अगर खाते हो तो ऐसे प्याज खाई नहीं जाती कच्ची इस तरह की अकेली, लेकिन गाजर है, मूली है, इस तरह की चीजें बड़े प्यार से थोड़ी सी खाएंगे। एक चीज और होती है, आपने देखा होगा कभी कभी आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं और आपका स्टमक भर जाता है और वो सूचना नहीं देता आपके दिमाग को कि पेट भर चुका है। लेकिन जब आप सलाद खाएंगे तो ये क्षमता धीरे धीरे आपकी लौट जाएगी। जैसे ही आपका पेट भरने लगेगा या रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो एकदम से स्ट्रक करेगा, भाई पेट भर गया, अब और नहीं खा सकता। तो आपकी वाइफ क्या कहेगी? घर में वाइफ है, बहन है या माँ है, अरे आपने तो बहुत कम खाया आज, अरे इतना सही खाया, और खाओ और खाओ। तो वो आपकी इस क्षमता को कुंद कर देंगे दोबारा से। ये भूल बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको इंस्ट्रक्शन पेट ने दे दिया कि आपका खाना पूरा हो चुका है, 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद आपको चाहे दोबारा से रिपीट करना पड़े, उस समय खाएंगे तो आप अपनी नैसर्गिक क्षमता को खत्म करेंगे। पक्की बात है, वो उनका प्रेम हमारे लिए दुश्मनी का कारण बन जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए। माँ का और वाइफ का प्रेम यहाँ पर, और उनके इस तरह से हमें बोलना उनके दिल को ठेस पहुंचाता है। लेकिन जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, इस मामले में वो हमारी दुश्मन सिद्ध होती हैं। और ले ले बेटा, और ले ले बेटा, और खा ले बेटा। और अगर ये आपकी क्षमता लौटेगी, अगर जब आप फल सब्जी कच्ची खाएंगे भगवान की दी हुई बिना एडिटिव डाले, तो आपका स्टमक बड़ी शीघ्रता से काम करेगा कि पेट भर गया। उसके बाद आप थोड़ा सा अनाज वाली चीजें या वो खाएंगे, क्योंकि इतने सालों की, क्या पुश्तों की आदत पड़ी हुई है, आसानी से तो जाएगी नहीं। उसके बाद आप अनाज और ये वो पेट में भरेंगे ही, तो आप देखेंगे आपसे खाया नहीं जा रहा। बहुत अच्छी बात है, हमारी रास्ते पे आप आने लग गए। आप छोड़ दीजिए खाने को, 2 घंटे बाद बेशक रिपीट कर लीजिएगा। और माँ, वाइफ, बहने कितना ही कहें और खा ले और खा ले और खा ले, आपने तो कुछ खाया ही मत, मत सुनो। ये सुनना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा, सालों तक सुनना पड़ेगा, 10 साल तक भी सुनना पड़ेगा। वो यही कहेंगी कि तूने कुछ नहीं खाया। जैसे कितना ही मोटा बच्चा हो जाए, भैंसा हो जाए, माँ यही कहेगा मेरा बेटा कमजोर है, देख कितना कमजोर हो गया। वह वही हालत समझ लो यहाँ होती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्रकृति की आवाज, अपनी आवाज, पेट की आवाज को जो वो आपसे बोल रहा है, उसको सुनने की क्षमता दोबारा पैदा कर लीजिए, हो जाएगी और ये आप में आ जाएगी। भोजन में अब आपको ये हो गया, भोजन में आपको स्पेशली शुरू में जब स्किन डिसीज है तो परहेज क्या क्या करने हैं। परहेज खटाई है, मिर्च मसाला है, नमक है, गुड़, चीनी, ऐसी चीजें हैं ज्यादा। गुड़, सब कहते हैं गुड़ फायदेमंद है, गुड़ फायदेमंद है, गुड़ खाओ, तो आप गुड़ खाओ ना। वो चीनी के मुकाबले, अगर चीनी खाते ही हो तो चलो गुड़ खा लिया, उसमें मिनरल ज्यादा होते हैं, इतना ही फर्क है। ये जरूरी नहीं है कि आपको गुड़ खाना ही है, भाई कुछ तो खाना ही है, तो चलो उसमें आपने गुड़ खा लिया चीनी के मुकाबले, तो आपका काम चल गया और आपको दिक्कत कम हुई, बस इतना ही है। और कोई ज्यादा वो नहीं है कि गुड़ फायदेमंद है और उसको खाए जाओ। हाँ, खजूर, खजूर से आपको वही मैंने बताया, आप कुछ भी खा लो, आपको मिलने वही मिनरल्स हैं बॉडी के अंदर। जो बॉडी के अंदर मिनरल्स मिलने हैं वो खजूर से प्राप्त कर लो या किसी और चीज से प्राप्त कर लो, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल सामान हो। एक एपिसोड मेरा आया था कि गरीब होके, गरीब की तरह खाइए, गरीब होके नहीं खाइए, गरीब की तरह खाइए, शहंशाह की तरह
जिए, जीवन जिए। उसकी वजह यही है कि जो मार्केट में सस्ता चीज आ रही हो, मीठी अगर आपको खाना है, मीठी बहुत चीजें मार्केट में जो स्थानीय होती हैं, ज्यादा दूर से लाने में एक्सपेंसेस नहीं किए होते, उसमें व्यापारिक खर्चे बहुत सारे नहीं लगे होते, ऐसी चीजें आप खरीद के लाओ, खाओ। वो अपेक्षाकृत ताजे होंगे, सुपाच्य होंगे, जल्दी पचने वाले होंगे, मौसम के अनुकूल होंगे, आपकी बॉडी उनको जल्दी एब्जॉर्ब करेगी। यानी अगर आपने 1 रुपये का खर्चा किया, उसकी जगह 80 पैसे किया, और उसकी जगह 40 पैसे किया, उसकी जगह हो सकता है आपका खर्चा 20 पैसे हो, तो ये 20 पैसे आपको 1 रुपए से ज्यादा बेनिफिट और मिनरल्स दे सकते हैं। कभी कभी कोई बहुत स्पेशल आपको फल खाना है, किसी चीज के लिए रिकमेंडेड है, तो आप खाओ उसको, महंगा भी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक आप खाते समय ये हो गया परहेज का। 20 और 80 का रेशियो के ऊपर मैंने एक एपिसोड डाला है, उसको आप दोबारा से देख लीजिएगा। 20-80 का रेशियो मतलब अम्लीय खाना 20% हो, और क्षारीय खाना यानी कच्चा खाना, फल, सब्जियां, मिनरल्स वाला खाना, अखरोट, मेवे, डेट्स यानी खजूर, इस तरह का खाना 80% हो, और अनाज का खाना 20% हो। अब आपको बताएं, जैसे दाल है, अनाज है ना, लेकिन आपने अगर दाल को अंकुरित करके ले लिया तो वो अनाज नहीं है। अनाज में 18%, 15 से 80%, 13 से 18% के बीच में प्रोटीन मिलेगा आपको। हमारे लिए 5% प्रोटीन होता है, बाकी बॉडी निकालती है। तो ये जो एक्सेस खाना होता है, एक्सेस, वो अनाज की श्रेणी में आता है। लेकिन जब आप उसको ग्रीन वेजिटेबल मतलब पत्ते, आप उसको अंकुरित कर लेते हैं, तो वो पत्तेदार सब्जियों में बदल जाती है, यानी वो 80% वाले खाने की तरफ आ जाती है दालें, ये उसमें रहता है। तो और अनाज को, जैसे मूंग की दाल है, उसको छिलके समेत ही खाएंगे। अब अगर आपने अंकुरित किया है, वो छिलका आपको फाइबर मिल गया खाने में, जो हम हमारे खाने में फाइबर खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से कब्ज होता है। तो अगर आप अंकुरित खाएंगे, पूरा चना हो, मोठ हो, मूंग हो, कुछ भी चीज हो, गेहूं हो, अगर अंकुरित खाएंगे आप, तो आपकी आंतें भी साफ करने में वो मदद करेगा। नमक गुड़ चीनी आपको खानी नहीं है। और कभी कभी अगर लंबा उपवास ना कर सकें, अगर बहुत ज्यादा बीमारी है और ऐसी बीमारी है कि आपसे सहन ही नहीं हो रही, तो आपको उपवास चिकित्सा एक अलग से लेनी पड़ेगी, कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए वो लेनी पड़ेगी, तब आप बड़ी तेजी से ठीक होंगे। और नहीं तो इन उपायों से हो सकता है 5-10 साल भी लग जाएं और कंट्रोल में रहें। लेकिन उसमें अच्छा ये है कि किसी दिन आप अपनी लाइफ के, जैसे पिकनिक पे जाते हैं, इस तरह से 10 एक दिन निकालिए, और किसी अच्छे नेचुरोपैथ, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं, अपनी चॉइस के किसी में चले जाइए, और वहाँ ओवरहोलिंग करा के आइए अपनी, साल में एक बार। और खर्चा ज्यादा नहीं होता नेचुरोपैथी सेंटर पे, रहने सहने का होटल से तो बहुत ही कम होता है। और शरीर जो है वहां पे आपको एनिमा वो सिखा देंगे, धूप स्नान सिखा देंगे, मिट्टी की पट्टी लेना सिखा देंगे, सब कुछ आपको सिखा देंगे। कि अगर आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको वर्बली सिखा रहा हूँ, आपको आकर्षित कर रहा हूँ इस लाइन की तरफ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव आपको वहां जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, सेंटर्स पे जाके। या आप रोज मेरे पास आओ, सुबह 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 आ जाओ, तो मैं चलो यहाँ करके दिखा दूं आपको, पट्टियां बना के दिखा दूं, वो करके दिखा दूं, फिर मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो तो वैसे आप करिए। गुड़ चीनी, एक उपवास करते समय आपको वहां नेचुरोपैथी सेंटर में एनिमा जरूर वो देंगे, वो कंपलसरी है, जलनेती और एनिमा। तो एनिमा, अगर बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है, तो एनिमा लेना कंपलसरी होता है एक तरह से, कुछ दिनों के लिए, महीना के करीब। तो आपकी आंतें बड़ी जल्दी से साफ होती हैं, और बड़ी जल्दी से उनकी कार्य क्षमता लौट आती है। और आप देखेंगे कि मैं 1 किलो खाना खाता था, उसकी बनस्पत आप केवल 200 ग्राम में काम चला लेंगे। जो 1 किलो में काम चलता था, आपकी आपकी क्षुधा शांत होती थी, आपको जरूरी रिक्वायरमेंट पूरी होती थी, वो आपकी मात्र 200, यानी खाने का खर्चा आपका 1/5 रह गया। तलने भूलने, मिर्च मसाले का खर्चा 0 हो गया। हम आपको वो तरीका बताएंगे, खाने का खर्चा आपका 10% तक सीमित हो जाएगा, जो आपका पहले था। और अगर आप होटल वोटल में ज्यादा खाने के आदी थे, तो आपका खर्चा 5% खाने का खर्चा रह जाएगा। दूसरा, एनिमा आपने ले लिया, तो ये इसके चिकित्सीय इलाज हैं।
और आज ये एपिसोड बहुत लंबा हो रहा होगा, मेरे ख्याल से 20 मिनट से भी ज्यादा हो रहा होगा। तो आज मैं इस स्लोगन के साथ, बीमारी अकेले नहीं आती, पूरा पैकेज लाती है। यानी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको इस पैकेज से फ्री होना है तो नेचुरोपैथी की शरण में आइए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। इसको एक नाम नैसर्गिक चिकित्सा भी है, उसको अपनाइए और सुखी रहिए। अकेली चिकित्सा यही है, बाकी सब दिखावा और आडंबर है। तो सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। कोई डाउट हो मुझसे जरूर पूछिए, संकोच मत करिए। आजकल कोविड का टाइम है, हम खाली बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर में ही रहते हैं। 24 घंटे आपका फोन अटेंड करेंगे, आपको जवाब देंगे। धन्यवाद जी।